बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद मौजू की तरफ आता हूं। ये जो 96 घंटे की जंग थी ना पाकिस्तान और भारत की, इस हवाले से ही बात करनी है। हुकूमत ने और अस्करी क़यादत ने कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं इस जंग की, वो सामने लाने का फैसला किया है। DGISPR मेरा ख्याल है कि आइंदा हफ्ते इस हवाले से जो तफसीलात हैं उससे कौम को आगाह करेंगे। लेकिन जो मैं तफसीलात आपके सामने लेके आया हूँ वो जनाब ये है कि जब मोदी बंकर में छुपा हुआ था तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म कहाँ थे, किस जंगी महाज पे मौजूद थे, और दूसरा तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो कहाँ थे इन 96 घंटों ये जंग हुई है इस दौरान। और एयर चीफ जो है ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, उन्होंने भारत के अंदर जाके कितनी जगहों को निशाना बनाया, अंदर गए हैं, कहां कहां गए हैं। एयर चीफ ने भारत के किस इलाके से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ रब्ता किया और उन्हें क्या पैगाम दिया, और वजीर आजम ने जब उन्हें रोका भारत जाने से तो उसका जवाब क्या दिया उन्होंने, एयर चीफ ने। ये जो तफसीलात जारी होंगी ना उस वक्त ये बहुत सारी चीजें और भी, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको चीजें, ये तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं ये बयान की जाएंगी, कौम के सामने लाई जाएंगी। ये जो 96 घंटे की जंग थी ना पाकिस्तान और भारत की, उसमें पाकिस्तान ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं, जुर्रत, बहादुरी, एतमाद, महारत और ईमान की एक नई तारीख रकम कर दी है। जब इस जंग की तारीख लिखी जाएगी ना, हकाइक पर मबनी तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, किस्से कहानियों की बात नहीं कर रहा, तो आप नसीम हजाजी के नावल भूल जाएंगे, फिक्शन फिल्मों को भूल जाएंगे। एवी नहीं वज़ीर आज़म को ईद वाले दिन दावत दी जा रही, जनाब सऊदी अरब आए मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वली अहद की तरफ से, और इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया जनाब हमारे साथ आप ईद गुजारें, और उनकी गाड़ी खुद ड्राइव करके वो लेके गए हैं जहां उनके लिए जो खाने का जो इंतजाम किया, जो उनके एजाज में खाना दिया गया था। और फिर आर्मी चीफ जिन फील्ड मार्शल जो हैं आसम मुनीर साहब और दीगर वफद जो है, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ उम्रा भी अदा किया, खाना काबा के दरवाजे भी खोले गए, और जो पाक भारत जंग में कामयाबी हुई है इस पे शुक्राने के नफल भी वहां पे अदा किए गए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की क़यादत की। अच्छा वैसे यार ट्रंप और एलोन मस्क का अजीब उन्होंने शुगला लगाया हुआ है। एलोन मस्क साहब कह रहे हैं जनाब एक नई सियासी जमात की जरूरत है, अलहदगी होगी ना दोनों में, तो जनाब अलग जनाब एक सियासी जमात, नई सियासी जमात की जनाब जरूरत है इस वक्त अमेरिका को, और शायद वो एक नई सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो कह रहे हैं जनाब ये जो एलोन मस्क साहब हैं इनकी जो कंपनियां इनके साथ जो सरकारी माहदे हैं वो खत्म होने चाहिए, और उनकी जो गाड़ियां बनाते हैं टेस्ला गाड़ी, उसके जनाब शेयर गिर गए हैं मेरे ख्याल 18%। और ट्रंप साहब वो कहते हैं जनाब मैंने तो इसकी गाड़ी खरीदी थी इसकी मशहूरी के लिए, लेकिन जनाब ये गाड़ी तो कचरा है, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इसको औने पौने बेच देना है, या इसका इस्तेमाल जो है मैंने तर्क कर देना। इस तरह का वहां जो है ना एक फड्डा पड़ा हुआ दोनों के दरमियान, और शुगर लगा हुआ है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां जो है वो रोजाना एक नई फतह जो है वो हासिल कर रहे हैं, एक नई नवीद जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। और वो चीन के साथ जो है मामला हमारा चला हुआ है जनाब कि वो हमने त्यारे J-35 त्यारे उन्होंने पेशकश की है, 40 त्यारे, मेरा ख्याल है इसका अंदर खाते क्योंकि महादाशुदा पहले ही हो चुका हुआ है, और वो पहली खेप जो है पाकिस्तान के हवाले करने वाला है इसी साल। और फिर जनाब उनके KJ-500 अवाक्स त्यारे हैं, और HQ-19 लॉन्ग रेंज एंटी ब्लास्टिक जो है उनका डिफेंस सिस्टम है। अच्छा ये तो हो गए। कल मैंने कहा था कि जनाब रोल ओवर जो है कुछ कर्जे कुर्जे हो रहे हैं, तो ये जो है ना चीन, उसने 3.7 बिलियन डॉलर जो है जो कर्ज है वो उन्होंने मौखर कर दिया है, रोल ओवर कर दिया है, उसका नया शेड्यूल आएगा अदायगी का। और फिर जनाब हवावे कंपनी, ये आपके लिए में पहले भी खबर आ चुकी है कि 1 लाख पाकिस्तानियों को जनाब वो AI और IT की तरबियत देगी। और फिर अज़रबैजान की तो मैंने पहले बताया था जनाब पाकिस्तान से वो JF-17 थंडर त्यारे जो 40 खरीद रहा है, और जनाब 4.6 बिलियन डॉलर का ये सौदा हुआ है। इसके अलावा वो 2 बिलियन डॉलर सरमायाकारी भी करेगा। अच्छा बेलारूस जो है वो कहना जनाब साड़ी फजाइया की तरबियत तुसीं करो ट्रेनिंग,
क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਸਕਰੀਨ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ मैं ਪਹਿਲਾਂ शुरू 'ਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जवाब मैं आगे जाके देना। और फिर जनाब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है इस जंग में बिल्कुल ही तल्लुकात जो हैं उनकी नीयत बदल गई हुई है। भारत के साथ उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है ईरान की, और अब वो जो पाकिस्तान और उसका जो तजारत है वो कह रहे हैं जनाब 3 से 10 बिलियन डॉलर तक उसको ले जाएंगे। और फिर एक और ख़बर मैं आपको दे दूं कि पेंटागन वाले भी सोच रहे हैं ये हुआ क्या है, वो भी स्टडी कर रहे हैं इसको, इस जंग को। और मेरी इतला के मुताबिक हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने पेंटागन के दौरे की दावत दी है। हो सकता है इस माह या अगले माह वो अपना दौरा जो है वो शेड्यूल करे, वो जाना है उन्होंने अमेरिका। अब आते हैं जनाब उन सवालात की तरफ कि जनाब जो मैंने शुरू में आपके सामने रखे थे। अच्छा, ये जो है ना हमारे एयर चीफ वज़ीर अहमद बाबर सिंधु साहब, मैंने एक खबर गोश गुजार की थी, लेकिन उस खबर के रावी थे जो हमारे दफाई पैदावार के वजीर हैं ना, रजा हयात हराज साहब। उन्होंने ये बताया था कि जनाब जो हमारे एयर चीफ हैं ये भी भारत के अंदर गए हैं, इन्होंने भी कुछ टीमों को लीड किया है और भारत के अंदर गए और 18 मिनट तक वो कहते हैं कि जनाब भारत के अंदर रहे हैं। अब इसकी मजीद कुछ तफसीलात जो हैं वो मैंने हासिल की हैं कि वो कहाँ से दाखिल हुए, कौन सी टीम थी जिसको वो लीड कर रहे थे, फिर पाकिस्तान के अंदर वापस आए, फिर दोबारा गए, कहाँ कहाँ गए, कहाँ हमले किए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब एयर चीफ वज़ीर अहमद बाबर सिंधु ने ये फैसला किया कि वो एयरफोर्स की उस टीम को खुद लीड करेंगे जो भारत के अंदर जाके हमलावर होने वाली है, ये बात जब वज़ीर आज़म के इल्म में आई मियाँ शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने उनको मना किया और कहा कि आप यहाँ से बैठ के लीड करें, आप दुश्मन के इलाके के अंदर खुद ना जाएं। तो इस पर जो जवाब दिया उन्होंने, वो जो मैंने कहा ना जब जवाब मर्दी की नई नई मिसालें जो हैं वो कायम की गई है इस जंग में, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब नहीं सर मुझे जाने दें। उन्होंने इजाज़त मांगी, उन्होंने नूर खां का भी हवाला दिया कि नूर खां भी एयर चीफ थे लेकिन खुद उन्होंने लीड किया था जब भारत के ऊपर उन्होंने हमला किया था, तो उन्होंने एक स्क्वाड जो है पूरा वो लीड करके गए थे भारत तक और फाते के तौर पे वापस लौटे थे। उन्होंने कहा जनाब ये पता चले दुनिया को कि पाकिस्तान की माएँ कैसे बहादुर सपूत पैदा करती हैं, वो एयर चीफ हो या ग्राउंड स्टाफ हो। ये बात उन्होंने जनाब सर पता नहीं दोबारा मुझे ये मौका मिले या ना मिले, मुझे जाने दें, ये उन्होंने कहा। जिसके बाद वज़ीर आज़म उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है जनाब आप जाएं। अब वो दाखिल कहाँ से होते हैं, आगाज़ कहाँ से करते हैं अपने सफ़र का, वो जनाब एक हैदरम एक टीम तश्कील दी गई थी तैयारों की जिन्होंने भारत के अंदर जाके हमले करने थे, और वो जनाब सरगोदा एयर बेस से उन्होंने उड़ान भरी थी और फिर बहावलपुर सेक्टर के 2.33 इलाके से वो जो मैंने कहा ना हैदरम टीम, उसको कमांड करते हुए राजस्थान के अंदर गए और जनाब राजस्थान से फिर वो प्रवास करते करते भारत की तरफ जाके प्रवास किया उन्होंने सर। तो फिर जनाब वो कसूर से पाकिस्तान की हदूद में दोबारा दाखिल होते हैं और ये सफ़र बनता है कोई 321 किलोमीटर का, जो बताया जा रहा है, जो मेरी इतला है। और उसके बाद जनाब वो एक नई टीम को लीड करते हैं और जो दूसरी टीम है उसका नाम अल हजवेरी टीम, उसको वो लीड करते हैं और उसकी क़यादत लाहौर के ऊपर से वो प्रवास करते हुए जाते हैं और बठिंडा एयरबेस पर जिन्होंने बमबारी की थी ना, अटैक किया था तैयारों ने, उनको वो पीछे से कवर दे रहे थे। फिर वो अमृतसर की फ़िज़ाओं से गुजर के वापस पाकिस्तान आते हैं और फिर एक मरतबा वो उड़ान भरते हैं और पसरूर से पठानकोट पर हमला करने वाली जो टीम है उसको लीड करते हैं। और फिर वो जो जम्मू वाली वो खबर तो आ गई है जनाब, पठानकोट से जम्मू कोट जो जम्मू तक 18 मिनट वो ऊपर रहे, ये 18 मिनट बहुत होते हैं टाइम, ये बहुत सारी जगहों पे वो गए हैं। फिर वो जनाब आज़ाद कश्मीर से होते हुए नूर खां एयरबेस तक पहुंचते हैं।
अब जो मैंने अर्ज किया था ना शुरू में कि जनाब मोदी जब बंकर में छुपा हुआ था नामालूम मुकाम पे, तो उस वक्त हमारे वजीर आजम कहाँ थे? सर उस वक्त हमारे वजीर आजम फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ नूर खां एयरबेस पे मौजूद थे। जंग वाले दिन भारत तो बैठा हुआ था ना, जब बना के जनाब हमने नूर खां एयरबेस तबाह कर दी है, उसका मीडिया यही शोर मचा रहा था। 6 और 7 मई की रात जनाब हमला हुआ, नूर खां एयरबेस जो तबाह कर दी, चिकलाला एयरबेस, पता नहीं क्या क्या कर दिया था उन्होंने। तो उस वक्त हमारे वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसम मुनीर नूर खां एयरबेस पे मौजूद थे। और फिर जो हमारे एयर चीफ हैं, उन्होंने जो वो क्या कहते हैं उसको, एयर पास क्या कोई नाम होता है उसका, तो फिर उन्होंने जो त्यारे के जरिए सलामी दी जाती है वजीर आजम को, उन्होंने वो सलामी दी उन्हें। वजीर आजम देख रहे थे उनको कि जनाब ये हमारे एयर चीफ जो हैं ये उनका त्यारा है, और उन्होंने सलामी दी, फतह का निशान बनाया। वो मुझे नहीं पता कि कैसे अड़ान में फतह का निशान कैसे बनता है और सलामी कैसे दी जाती है। बहरहाल ये सलामी उन्होंने जरूर दी। और जो डिजिटल सिग्नेचर है ना जिसकी बात की जाती है, जब डिजिटल सिग्नेचर दिखाएं आप, बार बार हमारे DGSPR कह रहे थे जनाब कि हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, तो आप अपना रिकॉर्ड लाए सामने। हमारे तो हत्ता कि ये जो एक कॉकपिट में गुफ्तगू है वो तक रिकॉर्डेड है, और उसका वादा किया हुआ है ISPR ने आलमी मीडिया के साथ, वो हम आपके सामने रखेंगे। तो बहरहाल जो इनका वो डिजिटल सिग्नेचर है ना इनके त्यारे के, वो ये बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने 5 जगहों को निशाना बनाया, या फिर निशाना बनाने वाली टीमों को कवर दिया एयर चीफ ने। और फिर जनाब जो हमारे एयर चीफ हैं वो इंडिया के अंदर जाके जो सुप्रीम कमांडर है फौज के, यानी आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ राब्ता करते हैं, उनको एक पैगाम देते हैं। सर इस जंग में जज्बों और बहादुरी की वो दास्तानें सामने आई हैं कि कमाल हो गया है। हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत सर बिल्कुल साथ साथ थे। वो मैंने अर्ज किया ना कि नूर खां एयरबेस पे फील्ड मार्शल के साथ वजीर आजम मौजूद थे, और सदर मुमलिकत जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं वो सर हर लम्हे राब्ते में थे, एक एक लम्हे की रिपोर्ट उन्हें मिल रही थी, हदायत जारी हो रही थी, इजाजतें ली जा रही थी, इजाजतें दी जा रही थी सर सुप्रीम कमांडर की तरफ से। वो सोए हुए नहीं थे। भारत के बारे में तो ये खबरें भी हैं कि वहां के कुछ जो फौजी अफसर हैं वो ड्यूटी छोड़ के घरों में सोने के लिए गए हुए थे, इंक्वायरियां लगी हुई है वहां की, और हमारे सदर मुमलिकत जाग रहे थे। अच्छा ये मैं आगे जाके बताता हूँ कि उन्होंने कहाँ से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ता किया। लेकिन पहले जो मैंने एक और ये सवाल उठाया था कि जनाब तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो कहाँ थे जब ये जंग हो रही थी, तो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि कोर कमांडर्स को ये हिदायत की गई थी कि आप लोगों ने दफ्तरों में नहीं बैठना। सर तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो फील्ड में थे, जंगी मोर्चों में थे सर, वहां से कमान कर रहे थे। और भारत का जो हाल था, जो हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि हमारे जवान और अफसर सब जाग रहे थे और जान हथेली में रख के फिर रहे थे। अच्छा वो जो मैं अर्ज कर रहा था ना कि जनाब जो हमारे एयर चीफ हैं उन्होंने सदर मुमलिकत से कैसे राब्ता किया और कहाँ से राब्ता किया और क्या पैगाम दिया, वो जनाब जो है वो आदमपुर एयरबेस पे पहुंच गए थे, वहां यानी उसकी हदूद में थे, भारत के अंदर थे। तो उन्होंने जनाब जो सुप्रीम कमांडर हैं जरदारी साहब से उन्हें राब्ता किया, और उन्होंने पैगाम क्या दिया। उनके सर एयर चीफ दुश्मन के इलाके आदमपुर एयरबेस से आपको सल्यूट करता है, यानी वहां से उन्होंने सलामी दी, फतह की सलामी कि सर मैं यहाँ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर खैरियत के साथ वापस भी आ गए। मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो मामला मैंने सामने रखे हैं, आपके तफसीलात आपके सामने रखी हैं, और जो ये बताया जा रहा है कि जनाब जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो भी सामने लाए जाएंगे। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जनाब इसकी तफसीलात जो हैं ये ईमान की ताज़गी के लिए ये कौम के सामने जो हैं ये बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर पर रखी जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।